तो ये है पार्ट 2 जिसमें हम बात कर रहे हैं रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, किसके, लीवर फ्लूक के। तो लीवर फ्लूक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसा होता है, उसके पास कौन कौन से स्पेशल स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि उसको काफी खास बनाते हैं और हेल्प करते हैं उसके रिप्रोडक्शन में, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ठीक है, अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज जाके हमारा पार्ट 1 भी जरूर देखें, क्योंकि वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। उसमें हमने बाकी के सिस्टम के बारे में डिस्कशन किया है। थोड़ा लंबा हो रहा था वो वीडियो, इसलिए मैंने सोचा कि एक फ्रेश स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 में। ठीक है, तो अब ये वीडियो जो होने वाला है ये हम बात करने वाले हैं फ्लूक के रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। तो फ्लूक का रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है, बेसिकली जो फ्लूक होता है वो हरमैफ्रोडाइट होता है, मोनोशियस होता है। इसका मतलब है कि फ्लूक की बॉडी में मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दोनों ही पाए जाते हैं और दोनों ही काफी ज्यादा डेवलप होते हैं फ्लूक की बॉडी में। तो इसीलिए इसके बारे में पढ़ना काफी इंटरेस्टिंग हो जाता है कि किस तरह से फ्लूक की बॉडी में रिप्रोडक्टिव सिस्टम होते हैं। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो वहां पे आपको ए पेयर ऑफ टेस्टिस दिखाई देगा, आपको ए पेयर ऑफ वास डिफरेंसिया दिखाई देगा एंड एक सेमिनल वेसिकल दिखाई देगी। उसके साथ में आपको इजैकुलेटरी डक्ट एंड प्रोस्टेट ग्लैंड्स एंड सिरस भी दिखाई देंगे। ठीक है, तो वो आप इस डायग्राम के थ्रू समझ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहा है, ये एक जो है एक ओवरव्यू समझ लीजिए इसका। तो यहाँ पे हम अब बात कर रहे हैं किसके बारे में, इसके रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या होता है, तो ये आप इसके डायग्राम में देख लीजिए। यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो ये है टेस्टिस। ठीक है, तो जो टेस्टिस होती हैं फ्लूक की, वो एंटीरियर एंड पोस्टीरियर टेस्टिस यहाँ पे आपको दिखाई दे रही हैं, जो कि कहाँ होती हैं, जो कि मिड रीजन में एंड पोस्टीरियर रीजन में सिचुएटेड होती हैं। यानी जो एंटीरियर टेस्टिस जो है वो मिड रीजन में है एंड पोस्टीरियर टेस्टिस जो है वो पोस्टीरियर रीजन में है। तो ये इस तरह से यहाँ पे ये काफी ज्यादा ब्रांच्ड स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे रही हैं टेस्टिस की। अब ये जो टेस्टिस हैं उसके, ये जो टेस्टिस हैं ये कहाँ जाती हैं, ये खुलती हैं जाके वास डिफरेंस में। तो आपको इस तरह के से जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, ये क्या है, ये वास डिफरेंसेस हैं, ये नलिकाएं आपको दिखाई दे रही हैं, ये वास डिफरेंस हैं जो क्या करती हैं, स्पर्म को कलेक्ट करने का काम करती हैं। टेस्टिस से स्पर्म्स को कलेक्ट करके लेके आती हैं और उसके बाद में ये यहाँ पे जो है ज्वाइन हो जाती हैं। कहाँ पर, ये जो ये पार्ट है यहाँ पे आके ये ज्वाइन हो गई। ठीक है, तो यहाँ पे जब ये ज्वाइन हो जाती हैं उसके बाद में आगे की साइड में यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है सेमिनल वेसिकल। तो जो सेमिनल वेसिकल है ये क्या होता है, ये स्पर्म को स्टोर करने का काम करता है। स्पर्म को स्टोर करता है, ये एसिटाबुलम में जाके ज्वाइन हो रही है और उसके बाद आगे जाके सेमिनल वेसिकल बन रहा है। सेमिनल वेसिकल जो है यहाँ पे स्पर्म्स को स्टोर करता है। देन यहाँ पे आपको एक इजैकुलेटरी डक्ट दिखाई देगी, यानी कि जो फ्लूक है उसमें स्पर्म्स का इजैकुलेशन होता है और वहां पे एक पेनिस के समतुल्य एक स्ट्रक्चर होता है, दैट इज कॉल्ड सिरस। ठीक है, तो सिरस है यहाँ पे आप देख सकते हैं सिरस शीट आपको दिख रही है, यहाँ पे इजैकुलेटरी डक्ट है ये छोटी सी एंड ये है सिरस। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर इसकी बॉडी में दिखाई देते हैं और ये कहाँ जाते हैं, फिर यहाँ पे ये मेल जेनाइटल एपर्चर के थ्रू बॉडी से उसकी बाहर खुलते हैं। कहाँ, मेल जेनेटल एपर्चर के थ्रू बाहर। ठीक है, कहाँ, गोनोपोर के थ्रू बाहर। ओके, तो गोनोपोर एक स्ट्रक्चर होता है जो मैंने आपको बताया था, जहाँ पे मेल एंड फीमेल जेनेटल एपर्चर उपस्थित होता है। तो ये हो गया किसके बारे में, दिस इज ऑल अबाउट मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फ्लूक। अब बात कर लेते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फ्लूक का कैसा होता है। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो है फ्लूक का, उसमें आपको क्या क्या दिखाई देगा, तो उसमें आपको ओवरी दिखाई देगी, उसमें आपको ओविडक्ट दिखाई देगी एंड आपको यूट्रस दिखाई देगा। विटिलेरिया क्या होता है, विटिलेरिया जो है ये विटिलाइन डक्ट होती हैं, इनको मतलब कंबाइन करके इनको बोल दिया है विटिलेरिया। एंड महलिस ग्लैंड्स आपको दिखाई देगी एंड आपको लॉरर्स कैनाल्स दिखाई देगी। तो ये सारी चीजें जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक पार्ट है। अब इसके डायग्राम में देख लेते हैं, इनको ढूंढ लेते हैं कहाँ पर है ये। तो ये आपको दिखाई दे गई ओवरी, यहाँ पे ओवरी जो है यहाँ ओविडक्ट में खुल रही है। ओविडक्ट जो है इस तरह से यहाँ पे ये घिरी हुई है, यहाँ पे जो ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है ये डॉट डॉट टाइप की, ये मेहिल्स ग्लैंड है और यहाँ पे मीडियन विटेलाइन डक्ट है एंड ट्रांसवर्स विटेलाइन डक्ट यहाँ पर है, जहाँ पे आपको यॉक रिजर्वॉयर दिखाई दे रहा है। ये यॉक रिजर्वॉयर जो है यहाँ पे यॉक की फॉर्मेशन होती है। उसके बाद आपको यहाँ पे एक कॉन्वुलेटेड स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जो क्या है, एक यूट्रस है इसका, जो कि काफी ज्यादा डेवलप होता है एंड बाहर ये किसके थ्रू खुलता है, फीमेल जेनाइटल पोर के थ्रू, ये गोनोपोर से बाहर खुलता है। उसके अलावा
आपको यहाँ पे लॉरस कैनाल भी दिखाई दे रही हैं। लॉरस कैनाल मैंने आपको पहले भी बताया है, जो कि ब्रीडिंग सीजन के टाइम पे डोर्सल साइड में फ्लूक की ओपन होती हैं और वो क्या करती हैं, वहां पे स्पर्म्स को रिसीव करती हैं। जो सीरस है वहां पे वो लॉरस कैनाल में एंटर करता है और वहां पे स्पर्म्स का इजैकुलेशन जो है लॉरस कैनाल में कराता है, जिससे कि उसके बाद में जो स्पर्म्स हैं वो ओवा से फर्टिलाइज करते हैं। ठीक है, तो ये सारा हमने बात कर ली है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में। अब हम इसकी लाइफ साइकिल के ऊपर आ जाते हैं कि इसकी लाइफ साइकिल कैसी होती है। तो अगर हम इसकी लाइफ साइकिल की बात करें तो सबसे पहले ये एक डाइजेनेटिक एनिमल है। इसको अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट करने के लिए 2 होस्ट की जरूरत है। पहला होस्ट जो है वो वर्टिब्रेट होस्ट है, जहाँ पे वो शीप हो सकता है या फिर काउ हो सकती है या फिर कभी कभी वो मैन भी हो सकता है। ठीक है, जहाँ पे ये डिजीज कॉज करता है। सेकेंड होस्ट जो है इसका वो स्नेल होता है, गैस्ट्रोपोड होता है। स्नेल के भी बहुत सारे जीनस हैं जिसमें जो कि पर्टिकुलर जरूरी मतलब यहाँ पे उसका होस्ट उसको सेकेंडरी होस्ट प्रोवाइड कराते हैं। तो 2 होस्ट होते हैं इसकी लाइफ साइकिल में, सो वी आर कॉलिंग इट डाइजेनेटिक। नेक्स्ट कॉपुलेशन। अब कॉपुलेशन का मतलब है कि स्पर्म्स का ओवा के साथ में जो है मिलन कहाँ होगा, कहाँ पे वो मिलेंगे आपस में। तो दैट इज द बाइल डक्ट ऑफ होस्ट जो होती है, जो होस्ट की बाइल डक्ट है वहां पे 2 फ्लूक की आवश्यकता है। ठीक है, 2 फ्लूक, इसका मतलब है कि वहां पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन हो रहा है। तो जी हाँ, यहाँ पे क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। जो फ्लूक है वो क्रॉस फर्टिलाइजेशन को प्रिफर करता है, सेल्फ फर्टिलाइजेशन भी करता है, बट वो प्रेफरेंस जो है क्रॉस फर्टिलाइजेशन को देता है, ज्यादा क्रॉस फर्टिलाइजेशन होता है। तो वहां पे क्या होता है, जो सीरस है वो लॉरस कैनाल्स में अपने स्पर्म्स को एंटर करता है और फिर क्या होता है, वहां पे जो फर्टिलाइजेशन है इसका इंटरनल होता है, यानी फीमेल जो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन है उनमें होता है। वहां पे ये जो डिस्टल एंड है ओविडक्ट का, ओविडक्ट के डिस्टल एंड में फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, जो फर्टिलाइज्ड एग्स हैं वो उनके चारों ओर जो है वो यॉक की फॉर्मेशन होती है, यॉक की फॉर्मेशन होती है। यॉक का काम क्या होता है, बेसिकली नरिशमेंट प्रोवाइड कराना उसका काम होता है। और जो यॉक सेल्स हैं वो क्या करते हैं, वो कौन सीक्रेट करता है, तो विटेलाइन ग्लैंड्स, जिसके बारे में अभी हमने बात करी थी। विटेलाइन ग्लैंड्स जो हैं वो यॉक सेल्स को यॉक सेल्स के थ्रू यॉक का सिक्रेशन करती हैं। एंड ये जो यॉक होता है ये स्क्लेरोटिन का भी निर्माण करता है, जो कि काफी हार्ड शेल टाइप का होता है जो एग्स को कवर करके रखता है। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके शेल्ड एग्स के बारे में। तो जब उसमें यॉक सेल्स जो है वो यॉक शेल का निर्माण हो जाता है तो वो काफी हार्ड जो है शेल्ड एग्स बन जाते हैं, जिनको कैप्सूल भी बोलते हैं। तो जो कैप्सूल होते हैं ये ओपरकुलेटेड होते हैं, यानी इस तरह का स्ट्रक्चर होता है कैप्सूल का। यहाँ पे एक कैप लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको ओपरकुलम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ओपरकुलम। तो ये यहाँ पे मैंने डायग्राम में भी तो दिखा रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो ओपरकुलेटेड स्ट्रक्चर है ये, और अबाउट 3000 एग्स जो है वो एट अ टाइम इन अ लीवर फ्लूक उसके यूट्रस में प्रोड्यूस होते हैं। 3000 एग एक लीवर फ्लूक के यूट्रस में एक बार में प्रोड्यूस होते हैं। तो एक में प्रोड्यूस हो रहे हैं, और लीवर फ्लूक तो बहुत सारे हैं। जब इन्फेक्शन होता है होस्ट की बॉडी में तो बहुत सारे लीवर फ्लूक होते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि मिलियंस ऑफ एग्स का प्रोडक्शन जो लीवर फ्लूक है वहां पे वो करते हैं। तो जब ये सब कुछ हो रहा होता है, जब कैप्सूल वगैरह ये सब बन जाता है, उसके बाद में एग्स में क्या होता है, डेवलपमेंट स्टार्ट होता है। यानी कि जो जाइगोट बना है या फर्टिलाइज्ड एग जो है, अब वहां पे उसमें डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। डेवलपमेंट में क्या होता है, होलोब्लास्टिक होता है डेवलपमेंट और अनइक्वल होता है। होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल डेवलपमेंट में क्या होता है, 2 डिसिमिलर सेल्स का निर्माण होता है, जो कि एक बड़ा होता है एक छोटा होता है। यहाँ पे आप इस डायग्राम में आप देख सकते हैं 2 सेल्स का निर्माण हो रहा है। ये प्रोपेगेटरी सेल है और ये सोमेटिक सेल है। सोमेटिक सेल जो है ये क्या करता है, ये एक्टोडर्म बनाता है एंड बाकी के जो टिश्यूज हैं बॉडी के उसके वो बनाता है। और जो प्रोपेगेटरी सेल्स हैं ये क्या करता है, ये आगे जाके जो ये लार्वा की बॉडी है इसका निर्माण करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे जो डेवलपमेंट है, जो क्लीवेज एंड डेवलपमेंट है किसका, जो फर्टिलाइज्ड एग है वो स्टार्ट कहाँ हो जाता है, वो ऑलरेडी प्राइमरी होस्ट में स्टार्ट हो जाता है। लीवर फ्लूक के यूट्रस में स्टार्ट वो पहले से ही हो जाता है। ठीक है,
अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं, अब क्या होता है, अब इसका डेवलपमेंट हो गया है स्टार्ट। ये शेल वाला, जो काफी हार्ड शेल वाला, जो कैप्सूल वाला जो एग है, ये क्या करेगा, ये अब जो है गोनोपोर के रास्ते से, गोनोपोर मैंने आपको बताया था क्या होता है, ऊपर एक छेद टाइप का होता है ना, इसकी लीफ लाइक स्ट्रक्चर, ये हो गया एसिटाबुलम, हो गया एसिटाबुलम के ऊपर एक गोनोपोर हो गया। तो गोनोपोर के माध्यम से ये सारे के सारे जो कैप्सूल्स हैं, ये कहाँ बाहर आने लगते हैं। जब बाहर आने लगते हैं तो कहाँ पे रहते हैं, ये बाइल डक्ट में रहते हैं, तो ये कहाँ आ जाते हैं, इंटेस्टाइन में आते हैं। इंटेस्टाइन में आने के बाद ये फ्लूक की बॉडीज, जो फ्लूक की बॉडी को मतलब छोड़ के इंटेस्टाइन में आ जाते हैं। इंटेस्टाइन में आने के बाद ये फीसिस के थ्रू जो प्राइमरी होस्ट है उसकी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। बाहर निकलने के बाद में, अब तक हमने यहाँ पे कोई लार्वा का जिक्र नहीं किया था, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि लार्वा जो है ऑलरेडी यहाँ पे ये दिख रहा है आपको, मिरेसिडियम लार्वा एक कैप्सूल लाइक स्ट्रक्चर है जो कि बनना स्टार्ट हो चुकी है। कैप्सूल के अंदर ये सीलिया वाली जो स्ट्रक्चर है, लार्वा लाइक स्ट्रक्चर है, जो बनना स्टार्ट हो चुकी है। तो ये अब हम इसके बारे में बात करेंगे कि ये क्या है। तो लार्वल स्टेज की बात करें तो सबसे पहले क्या होता है, जो एनकैप्सुलेटेड एम्ब्रियोज हैं, तो वो सब के सब बाहर आने लगते हैं। जब बाहर आ जाते हैं, एनवायरनमेंट में आते हैं, तो उनको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और जैसे पीएच और मॉइस्चर, ये सब की जरूरत पड़ती है। तो टेम्परेचर ऐसा मानते हैं कि मतलब 22 से 25 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर होना चाहिए। पीएच जो है वो 6.5 तक होना चाहिए। तो इस तरह की जो कंडीशंस होती हैं, अगर ये कंडीशंस उसको मिलती हैं, तो 4 से 15 दिन के अंदर जो आपका इनकैप्सुलेटेड एग जो है, कैप्सूल जो है, एम्ब्रियो जो है, वो क्या करता है, वो मिरेसिडियम लार्वा में कन्वर्ट हो जाता है, डिफरेंशिएट हो जाता है। और क्या करता है वो, मतलब ये जो लार्वा है, मिरेसिडियम लार्वा जो है, वो बाहर जो है उसका ओपर्कुलम तोड़कर बाहर एनवायरनमेंट में आ जाता है। अब जब वो बाहर आ जाता है, अब हम बात करेंगे लार्वल स्टेजेस के बारे में, जो अभी तक प्राइमरी होस्ट में हमको नहीं दिखाई दी थी, वहां पे हमने कैप्सूल तक ही बात की थी। तो अब मिरेसिडियम लार्वा जो है वो बाहर आ चुका है। वो कैसा होता है, तो आप यहाँ इसके स्ट्रक्चर में समझ सकते हैं कि यहाँ पे आप इसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखिए। यहाँ पे आपको आई स्पॉट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको पेपिला दिखाई दे रहा है, यहाँ आपको ब्रेन दिखाई दे रहा है, यहाँ प्रोटोनेफ्रिडिया भी दिखाई दे रहे हैं, सीलिया हैं बहुत सारे इसकी बॉडी में, एंड यहाँ पे आपको जर्म सेल्स दिखाई दे रहे हैं। ये देखिए आपको जर्म सेल्स भी दिखाई दे रहे हैं, साथ में और भी स्ट्रक्चर है, जैसे प्रोटोनेफ्रिडिया तो है। इस तरह के स्ट्रक्चर किसमें होते हैं, दिस इज अ स्ट्रक्चर ऑफ मिरेसिडियम लार्वा इन अ कैप्सूल। तो ये ओपर्कुलम को तोड़ के बॉडी से बाहर आ चुका है। अगर वो प्रॉपर उसको एनवायरनमेंट मिला या क्लाइमेट मिला, कंडीशंस मिली, तो वो बाहर आ जाता है। ठीक है, तो अब 4 से 15 दिन के अंदर वो डिफरेंशिएट हो जाता है किसमें, मिरेसिडियम लार्वा में। मिरेसिडियम लार्वा जो स्टेज है, उसके बाद अगर उसको 24 आवर्स के अंदर कोई स्नेल टकरा गया, कोई स्नेल मिल गया उसको, तो फिर क्या करेगा, वो स्नेल के अंदर पेनिट्रेट करना स्टार्ट कर देगा, उसके टिश्यूज में घुसना स्टार्ट कर देगा। और जब घुसेगा उसके टिश्यूज में, तो वो क्या करेगा, अपने सीलिया जो है उन सबको शेड कर देगा, निकल जाते हैं उसके सीलिया वगैरह, और उसकी बॉडी के अंदर घुस जाता है। घुसने के बाद वो क्या करता है, उसके टिश्यूज में जाता है, टिश्यूज से वो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में जाता है, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स में ये चला जाता है मिरेसिडियम लार्वा। ठीक है, अब नेक्स्ट जो स्टेजेस हैं, जैसे कि स्पोरोसिस्ट, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट स्टेज जो है वो है स्पोरोसिस्ट। तो जो ये लार्वा है, इसमें करीब 14 दिन तक इसमें डेवलपमेंट चलता रहता है मिरेसिडियम में, और उसके बाद में ये कन्वर्ट हो जाता है स्पोरोसिस्ट लार्वा में। स्पोरोसिस्ट लार्वा जो है, उसमें आप देखेंगे कि उसमें कोई सीलिया वगैरह नहीं है, उसके अंदर ना तो आपको आई स्पॉट दिख रहा है, ना ब्रेन दिख रहा है, ना ही एपिकल पेपिला दिख रहा है। तो वो एक सिंपल स्ट्रक्चर है स्पोरोसिस्ट, उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ये जो स्पोरोसिस्ट लार्वा है, अब इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर फिर फर्दर डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो नेक्स्ट लार्वल स्टेजेस हैं, यानी अब हम बात करेंगे रेडिया लार्वा की, तो इसमें क्या होता है, स्पोरोसिस्ट में नेक्स्ट लार्वा बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो नेक्स्ट आप ये देख सकते हैं, इसके अंदर आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, रेडिया लार्वा दिखाई दे रहे हैं। तो दीज आर दी रेडिया लार्वा। ठीक है, जो अब नेक्स्ट पार्ट है इसकी लाइफ साइकिल का। ये जितने भी डायग्राम है, मैं सब कोटपाल से लेने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि कोटपाल ही जो है वो काफी ऑथेंटिकेटेड बुक मानी जाती है जूलॉजी की प्रिपरेशन के लिए। तो आप निश्चित तौर पर इन सारे डायग्राम्स को अच्छे से समझ करके पढ़ सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो रेडियल लार्वा इसके अंदर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जब स्पोरोसिस्ट जो है, मतलब इसके अंदर डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाता है, तो रेडियल लार्वा जो है इसके वॉल को तोड़कर बाहर आ जाते हैं। तो बाहर आ जाते हैं तो करीब आपको कितने
5 से 8 रेडिया लार्वा आपको इसके एक स्पोरोसिस्ट से बाहर आपको दिखाई देंगे। कितने? 5 से 8 रेडिया लार्वा। ठीक है, अब क्या होता है रेडिया लार्वा जो है अब उनका स्ट्रक्चर अलग है। अभी तक आपने स्पोरोसिस्ट देखा, उसका स्ट्रक्चर कैसा था? स्पोरोसिस्ट का स्ट्रक्चर अलग था। ये दिस इज ऑल्सो कॉल्ड लार्वा, आप इसको लार्वा ही समझ लीजिए। नेक्स्ट लार्वा है रेडिया लार्वा। अब रेडिया लार्वा जो है उसकी बात करें तो रेडिया लार्वा जो है आपको इस तरह का दिखाई देता है, उसका स्ट्रक्चर अलग होता है। उसके स्ट्रक्चर में आपको यहाँ पे कॉलर दिखाई देते हैं, यहाँ पे आपको लैपिड्स और ये आपको दिखाई दे रही है स्ट्रक्चर्स यहाँ पे इसके। तो जो रेडिया लार्वा है उसके अंदर जब डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, उसमें जो डेवलपमेंट है वो समर में और विंटर में इस तरह से चलता है। तो समर में जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, वहां पे जो समर में जो डेवलपमेंट होता है उसमें उसके बाद बनते हैं वहां पे सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिया लार्वा, उसी के अंदर बनता है सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिया लार्वा। ठीक है, तो ये आपको डॉटर रेडिया जो दिख रहे हैं ना, तो यही सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिया लार्वा है। जो सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिया लार्वा ये समर में बनते हैं, जब विंटर आती है तो विंटर में जो सेकेंड जनरेशन ऑफ रेडिया लार्वा है उसके अंदर बनते हैं सरकेरिया लार्वा। ये है सरकेरिया लार्वा। आपको जो गोल गोल इस तरह से पूंछ टाइप की दिखाई दे रही है, टेल दिखाई दे रही है, तो ये सरकेरिया लार्वा है। ठीक है, तो ये बाहर अगर इसकी बॉडी देखें तो ये इस तरह का सरकेरिया लार्वा दिखता है। सरकेरिया लार्वा का जो स्ट्रक्चर है वो आपको बिल्कुल सिमिलर एडल्ट फ्लूक की तरह दिखाई देगा। आपको लगेगा कि हाँ, एडल्ट फ्लूक का जो स्ट्रक्चर है उसी का एक बच्चा है जो कि सरकेरिया लार्वा है, लेकिन उसके अंदर एक पूंछ प्रेजेंट है, यानी उसमें एक टेल प्रेजेंट होती है। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सरकेरिया लार्वा। यहाँ पे आप यू कैन सी द माउथ, मस्कुलर फेरिंग्स, ऊसोफेगस एंड यहाँ पे आपको ये इंटेस्टाइन, ये गट, केकम वगैरह भी दिखाई दे रही है। उसके अलावा आपको रेडुमेंट्स दिखाई देंगे, कुछ आपको यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम के रेडुमेंट्स भी दिख जाएंगे। तो इस तरह से मतलब आपको दिखेगा कि ये जो एडल्ट फ्लूक है उसी का एक बच्चा है जो अभी डेवलप हो रहा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि अब जो है डेवलपमेंट कंप्लीट होने वाला है सरकेरिया लार्वा के बाद में। ये जो सरकेरिया लार्वा हैं ये क्या करते हैं, यहाँ पे इसका जो बर्थ पोर आपको ये दिखाई दे रहा है, इस बर्थ पोर से बाहर निकल के आते हैं सॉरी। तो बर्थ पोर से जब ये बाहर निकल के आ जाते हैं, आने के बाद में उसकी बॉडी में ये काफी एक्टिव रहते हैं और पल्मोनरी सैक में चले जाते हैं। ये सब हम बात कर रहे हैं अभी स्नेल की बॉडी की। ठीक है, जब ये पल्मोनरी सैक में जाते हैं उसके बाद ये पल्मोनरी सैक से कैसे भी करके ये बाहर वाटर में चले जाते हैं। टेल होती है इनके पास में, काफी एक्टिव रहते हैं, तो ये बाहर चले जाते हैं और उसके बाद में जो है स्नेल की बॉडी तक जो डेवलपमेंट था वो कंप्लीट हो गया। अब जो है आ गए ये बाहर, कहाँ? एनवायरनमेंट में। एनवायरनमेंट में आ गए तो एनवायरनमेंट में आने के बाद में ये क्या करते हैं, कुछ टाइम तो एक्टिव रहेंगे, 2-4 दिन, और उसके बाद में ये बना लेते हैं सिस्ट। तो कोई भी घास पत्ती वगैरह इनको दिखाई देती है, वहां पे ये चिपक जाते हैं और वहां पे आराम से चिपक के, बहुत हजारों की संख्या में चिपके रहते हैं, तो वहां पे ये चिपक के आराम से अपनी एक इंतजार करते हैं कि हमको कोई आएगा खाएगा और उसके बाद हम आगे की जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करेंगे। अगर ये सिस्ट नहीं बनाते हैं और अगर ये मतलब वैसे ही पड़े रहेंगे जो इनका जो टेल वाला स्ट्रक्चर है वैसा ही रहेगा, तो क्या होगा? अगर सिस्ट नहीं बनाएंगे तो सिस्ट क्या है, उनको एक तरह से रेजिडिटी प्रोवाइड कराती है किसी भी सिस्टम से बचने के लिए। अगर कोई डाइजेस्टिव जूसेस वगैरह मतलब मिलेंगे उसको, तो क्या होगा कि अगर सिस्ट नहीं है तो वहां पे आराम से जो है वो मर जाएंगे, उनका कोई आगे का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो आप याद रखिए कि ये जब सरकेरिया लार्वा मेटा सरकेरिया लार्वा बनता है, जब ये सिस्ट फॉर्मेशन करता है, तभी ये आगे की लाइफ के लिए मतलब काम वाला रहेगा, अदरवाइज ये मर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से जो है ये पूरी लीवर फ्लूक की एक लाइफ हिस्ट्री मैंने आपको छोटी सी बता दी है। आई होप आपको समझ में आ गई होगी। अगर ये बात कर लेते हैं एक बार इस साइकिल को भी देख लीजिए, अब सब कुछ तो बता ही दिया है तो ये साइकिल भी थोड़ा सा देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसकी साइकिल देखेंगे तो सबसे पहले अनएम्ब्रियोनेटेड एग्स हैं जो कि आर पास्ड इन दी फीसस। उसके बाद में एग्स जो यहाँ पे ये है ओपरकुलम वगैरह इसके अंदर है, कैप्सुलेटेड एग है, और ये क्या होता है जब फेवरेबल कंडीशन आती है तो ये कैप्सूल जो है वो घुल जाता है, एंजाइम प्रोटियोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो उसको घुला देते हैं और ये बाहर आ जाता है आपका मीरासीडियम लार्वा। मीरासीडियम लार्वा बाहर आने के बाद में इधर उधर खूब खोजता है स्नेल को, भूखा रहता है, कुछ खाता पीता नहीं है, बस स्नेल को खोजता है। जब स्नेल उसको मिल जाता है 24 आवर्स के अंदर, उसके बाद में ये क्या करता है, स्नेल को पकड़ लेता है, उसकी बॉडी के अंदर पेनिट्रेट करता है, घुस जाता है। घुसने के बाद में वहां पे पहले स्पोरोसिस्ट बनाएगा। स्पोरोसिस्ट बनाने के बाद में जो स्पोरोसिस्ट है वो
उसके अंदर बहुत सारे जो हैं रेडिया लार्वा बनेंगे। रेडिया लार्वा से सेकेंडरी रेडिया लार्वा, सेकंड जनरेशन ऑफ रेडिया लार्वा बनेगी। सेकंड जनरेशन ऑफ रेडिया लार्वा से आपको सर्केरिया लार्वा बनता दिखाई देगा। उसके बाद में जब सर्केरिया लार्वा तक बात आ जाती है तो वो जो स्नेल है उसकी बॉडी से बाहर आते हैं। अच्छा, ये जो टाइम पीरियड है मतलब स्नेल की बॉडी के अंदर के घुसने का और बाहर निकलने का, ये करीब होता है 35 से 65 डेज के बीच का। ठीक है, तो 35 से 65 दिन लगते हैं इनको जो स्नेल की बॉडी के अंदर डेवलपमेंट है उसको कंप्लीट करने के लिए। तो फिर ये बाहर आता है सर्केरिया लार्वा और ये थोड़ा सा स्विमिंग विमिंग करता है। उसके बाद में ये थक जाता है और जाके आराम से पत्तियों पे बैठ जाता है, अपना सिस्ट विस्ट बना लेता है, खुद को कवर कर लेता है। कवर करने के बाद में जब इसको कोई वर्टिब्रेट होस्ट मिलता है तो उसकी बॉडी में आराम से जाता है, घुस जाता है और फिर उसकी इंटेस्टाइन में जाता है। इंटेस्टाइन से ये लीवर में जाता है, लीवर के पैरेन्काइमा में जाके ये उसकी बाइल डक्ट में जाता है और वहां पे ये अपना आगे का जो डेवलपमेंट इसको मतलब एडल्ट फ्लूक बन जाता है, अपना ये सिस्ट विस्ट सबको हटा देता है और एडल्ट फ्लूक उसमें से बाहर निकल आते हैं और वहां पे वो खूब लीवर टिश्यू को अच्छे से डैमेज करते हैं और वहां पे वो डिजीज कॉज करते हैं जिसको फेसियोलिसिस या फिर लीवर और डिजीज हम बोलते हैं। और आगे का डेवलपमेंट आपको पता ही है। ठीक है, तो आई होप ये सब चीजें जो हैं आपको काफी अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो आपको ये जो साइकिल है वो अच्छे से समझ में आ जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।